नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। 0.5% की वृद्धि के साथ रेपो दर बढ़कर हुई 5.4%। आज रात 11:45 से सुबह 3:15 बजे तक नहीं बुक होगा रेल टिकट। 3.5 घंटे तक बंद रहेगी रेलवे की सभी ऑनलाइन सेवाएं। उपराजधानी दुमका में इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुमका सांसद सुनील सोरेन को दी जानकारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में बने भारत के पहले रजत पदक विजेता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर में 0.5% वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। रेपो दर अब 5.4% हो गई है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पिछले 4 महीनों में 0.9% की वृद्धि की है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। नए उपराष्ट्रपति के लिए कल चुनाव होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एनडीए उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ जबकि श्रीमती मार्गरेट आल्वा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतगणना कल मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। और सरकार ने वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल 6.3% है। श्री तेली ने कहा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 33,005 किलोमीटर तक विस्तार, सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना जैसी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मई के अंत तक 4,531 सीएनजी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। और आज रात 11:45 से सुबह 3:15 बजे तक रेल टिकट बुक नहीं होंगे। यात्रियों को इस अवधि में ई टिकट बुकिंग की भी इजाजत नहीं मिलेगी। इस दौरान कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डाटा सेंटर में डाउन टाइम गतिविधि के कारण रेलवे की तमाम ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान न तो ऑनलाइन रेलवे के रिटायरिंग रूम बुक कराए जा सकेंगे और न ही ऑनलाइन पूछताछ की सेवा मिलेगी। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम भी इस अवधि में प्रभावित रहेगा। वहीं पूर्व रेलवे की ओर से इससे जुड़े अपडेट जारी किए गए हैं। बताया गया है कि कोलकाता पीआरएस सेंटर में पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन जुड़े हैं। इन रेलवे जोन के दायरे में आने वाले झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से के साथ साथ असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ई टिकट बुक नहीं कराए जा सकेंगे। इन राज्यों के बड़े रेलवे स्टेशन जहां करंट काउंटर हैं, उनमें देर रात आरक्षण टिकट भी जारी नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज नई दिल्ली में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक की शुरुआत करेंगे। पिछले महीने की 15 तारीख को श्री अनुराग ठाकुर ने इस धारावाहिक का प्रोमो लॉन्च किया था। यह 14 अगस्त को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। 75 कड़ियों वाले इस धारावाहिक में स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। इधर केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत,
आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद बताया कि इस साल के अंत तक दुमका हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। श्री सोरेन ने दुमका से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर दिल्ली में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और उन्हें दुमका एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। श्री सोरेन ने मंत्री को बताया कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए दुमका एयरपोर्ट पर रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, टर्मिनल बिल्डिंग, टिकट काउंटर, स्कैनिंग उपकरण सहित सभी तरह की सुविधाएं और व्यवस्था विकसित की जा चुकी है, केवल कागजी प्रक्रिया होना बाकी है। श्री सोरेन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक दुमका से विमानन सेवा शुरू हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में युक्त याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वहीं अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को कल रांची के लालपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बच्चू यादव एक अन्य सहयोगी दाहू यादव के साथ फरार था। दोनों ही आरोपी 2 समन के बाद भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक कर प्रत्येक सप्ताह एएनएम और सेविका सहायकों का नियमित रूप से कोविड जांच करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पिछले 4 महीने में ऑक्सीजन की खपत पर जांच रिपोर्ट देने, छोटी गाड़ियों में छत्तीसगढ़ से आने वाले बच्चों की कोविड जांच करवाने का निर्देश दिया है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने सत्र 2022 से शुरू होने वाले स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। एडमिशन सेल की चेयरमैन डॉक्टर नविता गुप्ता ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन के लिए चांसलर पोर्टल 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे से खुल जाएगा। चांसलर पोर्टल 26 अगस्त को सुबह 10 बजे तक खुला रहेगा। और जामताड़ा जिला अनुकंपा चयन समिति की बैठक में आवेदनों की जांच की गई, जिसमें 8 आवेदन सही पाए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता।
जामताड़ा जिला अनुकंपा क्षेत्र समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त फैज कमर मुमताज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समिति के समक्ष 16 अभ्यावेदनों को प्रस्तुत किया गया। अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्राप्त अभ्यावेदनों में जांच उपरांत 8 आवेदकों के सभी कागजात सही पाए गए। उन्होंने कहा कि 7 आवेदकों को तृतीय एवं 1 आवेदक को चतुर्थ वर्ग के लिए चयन का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रस्तुत चौकीदार के 4 आवेदकों के सभी कागजात सही पाए गए। समिति के द्वारा शारीरिक जांच के उपरांत नियुक्ति पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और एमएससीटी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी मनीष की अदालत में सड़क हादसे में पति की मौत के बाद मुआवजा का दावा करने के मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने विधवा संध्या पांडे और उनके 2 बच्चों को 38,50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने 30 दिनों के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान 7.5% ब्याज के दर के साथ इंश्योरेंस कंपनी को करने को कहा है। महिला ने सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद न्यायाधिकरण में 55 लाख रुपए मुआवजा को लेकर दावा किया था। अदालत ने अपने फैसले में नाबालिग दोनों बच्चों के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी करने को कहा है। बालिग होने के बाद दोनों उक्त राशि के हकदार होंगे। देवघर श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने 29 अस्थायी और अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। दूसरे चरण में कुल 90 चिकित्सक और 250 पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सिविल सर्जन सीके शाही ने बताया कि मेला के 21 दिन बीत चुके हैं। मेले के प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न कारणों से 10 कांवरियों की मौत हो गई है। इनमें 2 महिला, 1 बच्ची और 7 पुरुष शामिल हैं। कई की मौत सामान्य, जबकि अधिकांश मौत बीमारी की वजह से हुई है। कुछ की मौत सड़क हादसे में हुई है। वहीं 1 लाख से अधिक कांवरियों को प्राथमिक उपचार, जबकि 1100 से अधिक कांवरियों को भर्ती कर इलाज किया गया। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए इंटरलॉकिंग का काम कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा गोड्डा रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम प्रारंभ हो गया है। गोड्डा के प्लेटफॉर्म 3 और 4 को रेलवे के मेन ट्रैक से जोड़ने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है। 1-2 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी होने पर इंटरलॉकिंग होने के बाद प्लेटफॉर्म 3 और 4 से भी ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। इंटरलॉकिंग के अभाव में दोनों प्लेटफॉर्म पर रेल का परिचालन नहीं हो रहा था। गोड्डा के प्रस्तावित पावर प्लांट जाने वाली पटरी पर भी इंटरलॉकिंग किया जा रहा है। इन दोनों प्लेटफॉर्म का निर्माण हाल ही में किया गया है। रेलवे मंत्रालय के अधिकारी यहां जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के कल 7वें दिन भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारोत्तोलन में पुरुष हैवीवेट के फाइनल में पैरालिफ्टर सुधीर ने 212 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरालिफ्टिंग में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है। वहीं लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने इतिहास रचते हुए 8.08 मीटर की छलांग लगाई और भारत को रजत पदक दिलाया। दोनों खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची से एटीएम में पैसा डालने की जगह 1,81 लाख रुपए चोरी कर भागे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 132 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1011 पहुंच गई है। पाकुड़ जिले में मुहर्रम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। नगर थाना परिसर में आयोजित बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। और जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के मुर्गाबानी गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आधे प्रतिशत की वृद्धि के साथ रेपो दर बढ़कर हुई 5.4%। आज रात 11:45 से सुबह 3:15 बजे तक नहीं बुक होगा रेल टिकट। 3.5 घंटे तक बंद रहेगी रेलवे की सभी ऑनलाइन सेवाएं।
उपराजधानी दुमका में इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुमका सांसद सुनील सोरेन को दी जानकारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में बने भारत के पहले रजत पदक विजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।